चलो भाई, वेलकम टू अनदर कंपाइलेशन वीडियो ऑफ 2023। पिछले वीडियो में हमने बात की थी साल की कुछ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में, वो चीजें जो सबसे ज्यादा हाइलाइट्स में रही, सबसे ज्यादा हेडलाइंस में रही। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इवेंट्स के बारे में जो हेडलाइंस में रहने चाहिए थे, यानी कि द बिगेस्ट इवेंट्स व्हिच शेप्ड, व्हिच डिफाइंड द ईयर 2023। मतलब सीमा सचिन मोदी मेलोनी तो चलता रहेगा, बट वो ऐसी कौन सी खबरें थी जो देश दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, बट उसके पहले हम कोई मीम कंपाइलेशन नहीं कर पाए, बट मेरे हिसाब से कुछ ऐसे मीम्स भी थे जो 2023 में बड़े ज्यादा वायरल रहे। एक बार वो देख लो। एक तो मोदी मिलोनी वाले मीम्स मुझे बड़े पसंद आए। एआई का यूज करके जिसने मोदी जी के गाने बनाए हैं उसके ऊपर कोई ना कोई विजुअल्स डाल दिए हैं, वो बेहतरीन थे। फिर दिल विच तेरे लिए टैम कट के लप्पू से सचिन बहुत चला। एंड माय पर्सनल फेवरेट वाज मैंने बट एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स, क्रोनोलॉजिकली शुरुआत करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 2023। स्टार्ट करते हैं जनवरी से, जहां साल भर चलने वाला रेसलर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वैसे तो एक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इसे आप एक मेजर हाईलाइट ऑफ 2023 भी कह सकते हो। अचानक से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, वो लोग जिनके नाम हम अखबार के स्पोर्ट्स पेज पे पढ़ते थे कि इन्होंने ये मेडल जीते, वो मेडल जीते, उनका फिर हमने फ्रंट पेज पे नाम पढ़ा कि ये भैया जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में बैठ गए। क्यों? सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जस्टिस मांगने, WFI प्रेसिडेंट के खिलाफ। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में हमको जानने को मिला। फिर 22 साल भर प्रोटेस्ट चला, पहले प्रोटेस्ट खत्म हुआ, फिर कुछ आश्वासन मिला, फिर वापस प्रोटेस्ट पे बैठ गए, और फिर इसके एंड में क्या हुआ? WFI का दोबारा से चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिजभूषण का एक आदमी जीत गया, और साक्षी मलिक इसी बात पे इतना दुखी हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेसलिंग ही क्विट कर दी। इनफैक्ट बजरंग पूनिया ने भी अपना जो पद्मश्री अवार्ड उनको मिला था वो भी वापस कर दिया। एंड मैं ये पूरे साल भर कहता हूं कि बहुत शर्मनाक इवेंट था, है ना। इसमें हमें एक तो पता चला कि कैसे पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स इंटरट्विन्ड होते हैं। हर स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें कैसे पॉलिटिशियंस को या उन पॉलिटिशियंस के रिश्तेदारों को बैठाया जाता है और फिर वो अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं, जो खिलाड़ियों के बीच फ्रिक्शन आता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी की एक सबसे बुरी बात ये रही कि यही जो रेसलर्स इन्वॉल्व थे, ये एशियन गेम्स में एक भी मेडल नहीं जीत पाए। अब इसको आप पॉलिटिक्स कह लो या फिर आप ये कह लो कि वो इन्वॉल्व ही नहीं मसले में रहे, जो भी था। एंड मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा दुखी कर देने वाला इवेंट था। एक तो दुनिया भर में काफी ज्यादा मजाक उड़ा कि हमारे रेसलर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुद्दे, मतलब बाकी कुछ हो जाता, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, फंडिंग, इन सब मुद्दों के चक्कर में अगर प्रोटेस्ट पे बैठते तो अलग बात थी, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुद्दे पर बैठे तो काफी ज्यादा चीजें इधर हुई बेसिकली। उसी के बाद जनवरी के महीने में अडानी हिंडनबर्ग का भी केस आया था। काफी ज्यादा लोगों ने वीडियोस बनाई थी इस पे, याद हो अगर आपको। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टिगेटिव उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, इसमें बताया था कि अडानी कैसे अपने स्टॉक्स मैनिपुलेट कर रहा था। अच्छा, इस रिपोर्ट के पहले अडानी की बड़ी हवा हुआ करती थी मार्केट में, क्योंकि सबका पता था कि भाई जब तक केंद्र में ये वाली सरकार चल रही है तब तक आप अडानी की शेयर्स में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। अडानी का बिजनेस कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा था उसके पहले तक। लेकिन फिर उसके बाद जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद अडानी के शेयर्स बहुत बुरी तरीके से टम्बल की। अडानी को पर्सनली तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ ही, बट ये एक बड़ा सा मुद्दा भी बना। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप ने भी बहुत PR किया था। गौतम अडानी की पहली बार हमको इंटरव्यूज देखने को मिले। कई वो बात अलग है कि बहुत हद तक वो स्क्रिप्टेड लग रहे थे, बट हाँ ये था जो था। बट आई थिंक अडानी हैड द लास्ट लाफ इन दिस केस, क्योंकि रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद भी कुछ ऐसा खास रिपरकशन हुआ नहीं। सेबी ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई, और अल्टीमेटली साल के एंड तक अगर आप देखोगे तो अडानी के जो शेयर्स हैं, जो उनकी कंपनीज हैं, वो एक हद तक वो डैमेज कंट्रोल कर चुकी हैं। फिर उसके बाद आता है फरवरी का महीना, वही वैलेंटाइन वीक का महीना। फरवरी महीने का सबसे बड़ा इवेंट था टर्की में जो अर्थक्वेक आया था। 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, 9 घंटे तक चला था लोग कहते हैं, और लगभग 55,000 लोगों की इसमें जान गई थी। उस टाइम पर जब अर्थक्वेक आया था तब लोग जो टर्की से इमेजेस बाहर आ रही थी, उससे लोग दहल गए थे, क्योंकि घर के घर, फैमिलीज की फैमिलीज, शहर के शहर बर्बाद हो गए थे। 55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे, और बताया जाता है कि $150 बिलियन का नुकसान हुआ था टर्की को। पूरी दुनिया भर से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा गया था, इंडिया ने भी ऑपरेशन दोस्त चलाया था। फिर आता है मार्च का महीना, जिसमें से 2 बड़ी हाइलाइट्स रही। एक तो इंडिया को 2 ऑस्कर अवार्ड्स मिले। एक तो नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्परर्स, जिसमें कपल की कहानी है जो एलिफेंट का पालन पोषण करते हैं। गुनीत मोंगा को इसके लिए एक ऑस्कर मिला था। बाद में वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने उस ऑस्कर के विनिंग अमाउंट से कुछ शेयर मांगा था, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दूसरा बड़ा हुआ था जब RRR मूवी का जो गाना था नाटू नाटू, उसको ऑस्कर मिला था। और अगर आपको याद हो तो नाटू नाटू बहुत ज्यादा चला हुआ था, सब लोग उस डांस मूव को कॉपी कर रहे थे। आज तक अगर आप शादी ब्याह में देखोगे तो जिसने नाटू नाटू पे परफॉर्म कर लिया भाई, वो तो बेस्ट परफॉर्मेंस है पूरे संगीत का। अप्रैल की सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी अतीक अहमद का केस। हर जगह अतीक अहमद चल रहा था। शुरू में बहुत एनकाउंटर बाजी हुई, शुरू में बहुत उनकी पूरी गैंग को मारा गया, और फिर अल्टीमेटली लाइव टीवी पर अतीक और उसके भाई अशरफ को भी मार गिराया गया। इस पे भी कई लोग बट गए थे कि अच्छा हुआ, सही है, इन लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर से नहीं मानते। और फिर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई लाइव टीवी पर ही असैसिनेशन हो जाएगा, तो कहां किस हद तक लॉ एंड ऑर्डर पे हम विश्वास रखें। एनीवे, दैट वाज द केस। फिर आया था मई का महीना, जिसकी 3 बड़ी हाईलाइट रही थी। एक तो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारी
जो नई पार्लियामेंट है वो इस महीने ही इनॉग्रेट हुई थी ना। मोदी जी ने बड़े तामझाम से उसका इनॉग्रेशन किया था, कई सारे एमपीज थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, बट फिर भी इनॉग्रेशन हुआ था। एंड साल के एंड में उसी पार्लियामेंट पे एक बार अटैक भी हो गया। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। एंड मई के महीने में एक और ऐसा इवेंट स्टार्ट हुआ जो आगे चल के साल भर हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला इवेंट रहा। वो था मणिपुर वायलेंस की शुरुआत हुई थी मई के महीने में। सबको लगा कि एक स्टेट का है, कुछ टाइम तक वायलेंस चलेगा, फिर पुलिस कंट्रोल में ला लेगी, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे, हालांकि मीडिया ने उस पर उतना फोकस नहीं किया, बट मणिपुर कई महीनों तक जलता रहा अंटिल आई थिंक लास्ट मंथ, जब वहां की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जाके सरकार के साथ एक ट्रूस कर लिया था। मणिपुर में दरअसल ये हुआ था कि 2 ट्राइब्स थी, एक तो मैतेई और एक कुकी, और वहां की जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा था कि मैतेई कम्युनिटी को भी अब रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसको लेकर कुकी कम्युनिटी जो थी वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, और उसके बाद एक सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट हुआ था जो साल भर चली ऑलमोस्ट। और फिर मणिपुर से जो काफी टाइम तक खबरें आती रही, काफी टाइम तक तो हेडलाइन से वो दूर बचती रही, बट फिर याद है आपको एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, और वो जब इमेज वायरल हुई थी तो देश भर में आग पकड़ ली थी कि भाई ये क्या हो रहा है मणिपुर में, कि पूरा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। तब एक ऐसा पॉइंट था कि इंडियन मीडिया को भी मजबूरन आके कम से कम मणिपुर के बारे में बात करनी पड़ी थी। रिपोर्टिंग तो खैर उन्होंने जाके फिर भी वहां की नहीं की। हाँ, जब रशिया का वॉर हुआ था तो नाचने जरूर पहुंच गए थे, मणिपुर पे कोई नहीं गया। फिर आया था जून का महीना, ऑलमोस्ट सब कुछ सही चल रहा था, जब अचानक रात को खबर आती है कि उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, विच टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ट्रेन कोलिजन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कोलकाता से चेन्नई जा रही थी वो एक गुड्स ट्रेन से टकरा गई, यानी कि मालगाड़ी से, और फिर पीछे से एक पैसेंजर ट्रेन आ रही थी वो भी टकरा गई। और ये कोलिजन इतना ज्यादा भयानक था कि 3 ट्रेनें साथ में क्षतिग्रस्त हो गई। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग इसमें घायल हुए थे। बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, जिसके बाद एक बड़ा डिबेट छिड़ा था कि भाई आज के टाइम में इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हो गया। कई लोगों ने इंडियन रेलवेज की सेफ्टी पर सवाल उठाए थे। बाद में रेलवेज ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी, इसमें पता चला था कि ये रेलवे एक्सीडेंट एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। मतलब कि जो सिग्नल मैन थे और जो और भी कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, उनकी तरफ से नेग्लेक्ट था, जिसका खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ा। अच्छा, जून में जब ये बालासोर हुआ था तो एक और कांड था जो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा था। टेस्ला वाले हमारे इलॉन मस्क जो ट्विटर पर काफी टाइम से ट्विटर को ही खरीदने की बात कर रहे थे, और उन्होंने अल्टीमेटली करके भी दिखाया। उस बंदे ने $44 बिलियन में पूरी ट्विटर कंपनी ही खरीद दी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ा इवेंट था, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने वन ऑफ हिस्ट्रीज बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, उसको लगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसने उसको पूरा ही खरीद लिया। फिर बाद में उसको पूरी तरीके से रीब्रांड करके एक्स रख दिया, मोनेटाइजेशन लेके आए, पेड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कराया, फ्री स्पीच की कुछ बात की, और आज भी उसे अपने प्लेग्राउंड की तरह यूज करता है। आज भी कुछ ना कुछ खुरापाती करता ही रहता है वहां पे। अगस्त का महीना हमारे देश के लिए एक गर्व का महीना रहा, जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हमने देखा। इस महीने लोगों ने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई ज्यादा बात की, क्योंकि हम पहली ऐसी कंट्री बने जो मून के साउथ पोल पे लैंड किया। क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद हो तो चंद्रयान 2 फेल कर गया था, विक्रम रोवर लैंड नहीं कर पाया था। तब एक बड़ी इमेज वायरल हुई थी, मोदी जी के सिवान सर को ऐसे गले मिलकर रो रहे थे। एंड दिस टाइम व्हेन चंद्रयान 3 लैंडेड, तो गर्व की बात तो थी, बट बहुत लोगों के लिए एक रिडेम्पशन वाली फीलिंग भी अपने साथ लेके आई। फिर आता है सितंबर का महीना। सितंबर का महीना हमारे देश में बड़ा खास रहा, क्योंकि इस महीने इंडिया ने होस्ट किया द G20 समिट, जहां पर कई सारे देश के लोग हमारे देश में आए। आपको याद होगा आपके शहर में भी फ्लाईओवर पोत दिए गए, जगह जगह गमले बिछा दिए गए, हर जगह G20 की ब्रांडिंग हुई, मोदी जी ने सबको धन्यवाद किया। देश दुनिया से कई सारे डिप्लोमेट्स हमारे देश में आए, दिल्ली 2 दिन के लिए बंद रहा, कई सारे लोगों ने इसी बीच गमले भी चुराए। इसी दौरान मोदी जी ने सारे ऑफिशियल्स को वेलकम किया, मेलोनी जी के करीब आए और हाथ मिलाया। एंड फिर फूफा जी की तरह कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो वो नाराज हो गए, पता नहीं क्यों। 2 दिन उनका प्लेन लैग पे रहा, फिर वापस आए और फिर जाके इल्जाम लगाया कि भाई इंडिया ने कैनेडियन सॉइल पे कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर उसका असैसिनेशन कर दिया, जो कि एक बाद में एक बड़ा मुद्दा बना। इंडिया कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेन आया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनली बोल दिया था कि भाई इंडिया तो हमारे लोगों को ठाई ठाई करवा रहा है। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, हरदीप सिंह। इनफैक्ट ये इतना बड़ा मुद्दा बना था कि टेम्पररीली इंडिया ने कैनेडियंस के वीजा रद्द कर दिए थे। फिर बाद में डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले गए, है ना, पर्दे के पीछे कुछ बात हुई, और फिर अभी इस टाइम पे मामला ठंडे बस्ते में आ चुका है। एंड पर्सनली आई थिंक इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इसी महीने मिडिल ईस्ट में एक वॉर की शुरुआत हुई। अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की पॉलिटिक्स से आप वाकिफ नहीं थे तो इस महीने आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो पक्के में मिल गई होगी, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन का इशू है जो इंटरनेशनली काफी ज्यादा फ्रिक्शन में रहता है। और अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही गाजा स्ट्रिप से हजारों मिसाइल्स इजराइल की तरफ फेंकी गई, जिसके बाद इजराइलीज वेंट कंप्लीटली बर्सर, पगला गए वो। हमास के 7 अक्टूबर अटैक के बाद इजराइल ने हमास पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिर इजराइल ने एक के बाद एक गाजा स्ट्रिप पर हजारों मिसाइल्स दागी,
और ये वॉर दुनिया भर का सबसे टॉक्ड अबाउट, सबसे डिस्कस, सबसे डिबेटेड, सबसे फॉट ओवर इशू बना। पूरी दुनिया के लोग दो तबके में बट गए, स्टैंड विद इजराइल, प्रे फॉर पैलेस्टीन। एंड मेरी तरह अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप इसको अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अभी भी यही सोचता हूं कि भाई 2023 चल रहा है, हमने पिछले ही साल यूक्रेन रशिया का एक पूरा वॉर देखा, इस साल हमने इजराइल पैलेस्टीन का वॉर देखा, इतनी ज्यादा सफरिंग्स देखी। एंड 21वीं सेंचुरी में ये सब देखना इज समथिंग जो हम सब इजराइल और पैलेस्टीन से इतना दूर हैं, मोस्ट प्रोबब्ली हम में से ज्यादातर कभी उस देश में गए भी नहीं है, बट इतनी सफरिंग देखने पर से ही हमारी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर हुआ। हम बस सोच सकते हैं कि वहां के लोगों पे इस साल क्या बीती हो। अच्छा, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये समझो कि विद द कनाडा इशू, विद G20, विद द इजराइल पैलेस्टीन वॉर, जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, एक लैंडमार्क ईयर था। और ये कंपाइलेशन वीडियो बहुत अच्छा मौका है यही चीज को समझने का। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जिनकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी राइजिंग सुपर पावर शेप हुई। तो अगर आप समरी समझना चाहो कि हाउ वाज 2023 फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उसके लिए मैं बैठा राउज आईएएस के फॉरेन पॉलिसी टीचर के साथ और मैंने उनसे यही समझने की कोशिश की। सो गाइस, अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हुआ 2023 के एस्पेक्ट में। अब मैं तो, मेरा काम है न्यूज बताना, उसके साथ साथ हम न्यूज समझने की भी कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे साथ है राहुल पुरी सर, ही इज PSIR फैकल्टी इन राउ आईएएस। सर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2023 में जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, चाहे वो G20 हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका इंडिया पर क्या असर पड़ा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन इवेंट्स ने कैसे शेप की। Now India is one of the major power and the player of the world politics. Words now carry weight and meaning as we are one of the major economic power in the world politics. So as our economic profile has increased, the words of our has started carrying more weight. Okay, we have not shifted our focus from our neighborhood. The important area of our concern in our foreign policies are immediate neighborhood. So we were showing our concern for the Sri Lankan economic crisis. India proactively intervened when economic crisis came in Sri Lanka. We are one of the first to give a lot of funding to the government of Sri Lanka as we want stability in the region. First aspect which I have said is that our focus on neighborhood. Now, the second very important aspect which we can analyze is our renewed focus on multilateralism. As India is at the forefront demanding reforms in UN, and India stands as a statement of the PM Modi, it's high time for UN to reform, otherwise UN will be irrelevant. So, considering the chaos, violence and instability has increased in the world, UN is not able to prevent the conflicts and wars, okay, especially by Russia and Ukraine and Israel military action in Gaza. Third aspect of our foreign policy is that now India is not passively reacting to the events. Okay, India is now at the forefront. India is not passively reacting to the events. Earlier, there was a lot of passivity from our side. But now India is active participant of world politics when PM Modi said that it's not the era of war. And we have seen the world leaders coming to India after the Russia-Ukraine war. We have seen world leaders from both the sides coming to India to play a more active role on the issue of Russia-Ukraine war. Okay. Fourth aspect is that we are continuing with the approach of dehyphenation. This is a technical word we use in terms of world politics. Dehyphenation means balancing the regional players. So India is continuing with dehyphenation in terms of engaging in West Asia. As you can say that we have not taken sides. So neither we have resisted the Arab world in their objective of two-state solution, and neither we are disengaging with Israel despite resolutions being brought against Israel on its military actions in Gaza. So India is continuing with dehyphenation. So considering the way 2023 has went for us, it is not exaggeration to say that India is now being seen as a smart power in world politics. This can be the crux of our stature at present in the world, and this is the direction in which our foreign policy is going on right now, and hopefully 2024 will going to strongly establish ourselves as the smart power in the world politics, and the movement India will able to acquire the permanent membership, though it's a distant dream, but our all efforts are for this objective, that India should able to get a veto power, and that will going to establish India as a major player of world politics, and hopefully we are going towards that direction only. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फिर आया नवंबर का महीना, एंड नवंबर वाज ऑल अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। हम ही ने होस्ट किया था। शुरू थोड़ा फीका हुआ था, उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी, लेकिन जैसे ही अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें इंडिया जीत गया, उसके बाद अगले कुछ हफ्तों तक पूरे देश भर में सिर्फ वर्ल्ड कप चला और इंडियन टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अनबीटन सीधा फाइनल तक पहुंच गए थे। हर प्लेयर फ्रॉम रोहित शर्मा टू विराट कोहली टू KL राहुल टू मोहम्मद शमी टू जसप्रीत बुमराह टू मोहम्मद सिराज, सब लोग ऐसा लग रहा था कि मैच विनर्स हैं और ये टीम ऐसी है जो वर्ल्ड कप लेके आएगी। बट फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया और ट्रेविस हेड, उसका तो आज भी सर फोड़ने का मन करता है मेरा। एंड फाइनली दिसंबर का सबसे बड़ा हाईलाइट था जो हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। अब में से कई लोगों को अभी भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो दो लोग थे जो विजिटर्स का पास लेकर आए थे, हमारे पार्लियामेंट में विजिट करने आते हैं,
वहां की गैलरी से वो चेंबर में घुस गए, उनके पास अपेरेंटली कुछ गैस कैनिस्टर थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया, अंदर कुछ लोगों ने गैस कैनिस्टर फेंके, बाहर भी कुछ लोगों ने नारे लगाए और हर जगह हल्ला मच गया कि हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हो गया है। एंड ये काफी ज्यादा एक बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि हमारी पार्लियामेंट पे एक बार पहले भी 2002 में अटैक हो चुका है। एंड पार्लियामेंट बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द कंट्री, तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत होती है, बट ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच थी, जिसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद सरकार ने 150 ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करके कुछ 2-3 बिल्स भी पास कर दिए थे, तो उनको तो मेरे ख्याल से एक बहाना मिल गया बाद में। बट हाँ, एक बड़ा मुद्दा तो ये हुआ था। तो ये थे कुछ इवेंट्स जिनको 2023 की आप हाईलाइट बोल सकते हो, पोलराइड इमेजेस बोल सकते हो, सिनॉप्सिस बोल सकते हो, जो कहना है वो कह सकते हो, बट दीज वर सम इवेंट्स व्हिच विल रिमाइंड अस ऑफ द ईयर 2023। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग इसी संडे भारत जर्नी में चल रहे थे, मैं संडे शो की स्क्रिप्ट लिख रहा था और मैं सोचा कि बिना कोई स्क्रिप्ट के सीधे आपके सामने आके थोड़ा अपने मन में जो भी है एक सिनॉप्सिस ऑफ द ईयर आपके साथ डिस्कस करूं। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया, वो अंग्रेजी में थोड़ा कहते हैं ना डेजा हुआ, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।